हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं इंजीनियर मनीष कुमार और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल मैथ्स पॉइंट फॉर जेई। इसके जस्ट पहले के लेक्चर में मैं आप लोग को बताया कि रेंज क्या होता है, रेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसके बाद मैंने आपको वेन डायग्राम से रेंज समझाने की कोशिश की। उसके बाद रेंज आप किस तरह से डिस्क्रीट फंक्शन का, कंटिन्यूस फंक्शन का और पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शंस का कैलकुलेट करेंगे, वो मैंने बताया। रेंज को आप किस तरीके से एनालिटिकल अप्रोच से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी बताया। रेंज को आप किस तरह से एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग किस तरह से रेंज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और किस तरह से फंक्शन का स्ट्रेचिंग वाई एक्सिस के लॉन्ग को रेंज कहा जाता है। ये सभी पॉइंट्स इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोग का क्लियर किया। चलिए, इसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि किस तरह से आप पोलिनोमियल का रेंज फाइंड करते हैं। इसके जस्ट पहले के लेक्चर में मैंने आप लोग को ये भी क्लियर किया कि किस तरह से आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने रेंज का लगभग पॉइंट्स क्लियर किया और रेंज से रिलेटेड सारे बात बताया। और रेंज में मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फंक्शन का डेफिनेशन फॉलो करना। तो फंक्शन का डेफिनेशन फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एट द टाइम ऑफ रेंज कैलकुलेशन। रेंज कैलकुलेशन में मैंने आप लोग को एक और इम्पॉर्टेंट बात बताया था, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि फर्स्ट आपको डोमेन कैलकुलेट करना होता है फंक्शन का। डोमेन कैलकुलेशन के बाद ही आप रेंज के तरफ अप्रोच करते हैं, तब जा कर के रेंज आपका कैलकुलेट करना आसान होता है, ईजी होता है, और रेंज में किसी भी तरह का मिस्टेक्स नहीं होता है। तो ये पॉइंट्स है आज हम लोग देखेंगे रेंज का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और आज देखेंगे हम लोग वैसे स्टैंडर्ड फंक्शंस जिसका रेंज पहले से हम लोग को होगा मालूम, और वो सभी फंक्शंस के रेंज को याद करने के बाद हम लोग किसी भी टाइप के मिसलेनियस फंक्शंस के रेंज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप लोग रेंज को कैलकुलेट कीजिएगा, जिसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि रेंज कैलकुलेशन में मैक्सिमम मिनिमम का हेल्प लिया जाता है। रेंज कैलकुलेशंस के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का भी हेल्प लिया जाता है। रेंज कैलकुलेशन में मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन भी यूज़ किया जाता है। रेंज कैलकुलेशंस के लिए डिफरेंट टाइप के इनइक्वलिटीज भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स अभी हम लोग को क्लियर करना है। तो चलिए चलते हैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का रेंज की तरफ। यहाँ पे देखिए कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन हम लोग लिखेंगे, स्टैंडर्ड फंक्शन, और यहाँ पे उसका रेंज हम लोग लिखेंगे। और ये जो आपका टेबल होगा उस टेबल में आपको डिफरेंट फंक्शंस के रेंज दिया रहेगा, और उसको हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग मगअप कर लें। तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स फंक्शन है। तो साइन एक्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यानी रेंज -1 to +1 होता है। सेकंड फंक्शन यहाँ पे कॉस एक्स होता है, जिसका आपको रेंज देखिए तो ये इसका भी रेंज -1 to +1 होता है। थर्ड फंक्शन का बात करें तो यहाँ पे आपका tan x है। तो tan x का रेंज कितना होता है, आप लोग को मालूम होगा कि tan x का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अनलिमिटेड यानी -∞ to +∞ होता है। फोर्थ फंक्शन की तरफ अगर मूव करें तो cosec x का रेंज क्या होगा, -∞ to -1 यूनियन +1 to ∞। फिफ्थ फंक्शन का बात करें sec x का रेंज आपको -∞ to -1 यूनियन +1 to ∞ होता। सिक्स फंक्शन है यहाँ पे आपका cot x, जिसका रेंज आपका -∞ to +∞ यानी रियल नंबर होता है। और अब हम लोग बढ़ेंगे 7 नंबर की तरफ। तो 7 नंबर में आपका है साइन इनवर्स x, जिसका आपका रेंज -π/2 to +π/2 होता है। और फिर अगर हम लोग बात करें कॉस इनवर्स x का, तो 0 to π इसका रेंज होता है।
ठीक इसी तरह से आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x का -π/2 टू +π/2 ओपन इंटरवल। फिर यहाँ पे हम लोग बात करें cot इनवर्स x का, तो आपको 0 टू पाई हो जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फंक्शन ले लें, फंक्शन और इधर आपका रेंज है, तो यहाँ पे अगर कॉसेक इनवर्स x का बात करें तो कॉसेक इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 टू 0 यूनियन 0 टू +π/2। यहाँ पे 12 नंबर है सेक इनवर्स x, जिसका डोमेन होता है आपका 0 टू π/2 यूनियन π/2 टू पाई। तो ये आपका रहा 6 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जिसका रेंज आपको पहले से मालूम होना चाहिए। इसके साथ में अगर हम लोग बात करें रेंज कैलकुलेशंस की अदर फंक्शंस में कुछ और भी फंक्शंस जो कि इसके पहले भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। अगर आपके पास है a sin x प्लस b cos x प्लस c, तो इस फंक्शन का रेंज आपका होता है -√a² प्लस b² प्लस माइनस c टू a² प्लस b² प्लस माइनस c। तो ये आपका है ये कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जिसका रेंज आप लोग को पहले से याद होना चाहिए। अभी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा कि रेंज कैलकुलेशन में हम लोग कुछ अदर पॉइंट्स जैसे कि मैक्सिमा मिनिमा का यूज़ करते हैं। इन कैलकुलेशन ऑफ रेंज we also use following: फर्स्ट क्या यूज करते हैं हम लोग, मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप ये यूज कर सकते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा यूज करते हैं। फिर आप यूज करते हैं मोनोटोनिसिटी, आप यूज कर लेते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। मोनोटोनिसिटी मीन्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड इनइक्वलिटीज़ का यूज़ करते हैं। इनइक्वलिटीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटीज़ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिसका यूज़ कर सकते हैं आप। फर्स्ट इनइक्वलिटीज़ का नाम है ASM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू AM, AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू GM, GM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू HM फॉर रियल एंड पॉजिटिव नंबर। रियल एंड पॉजिटिव नंबर के लिए आप लोग AM ग्रेटर GM यूज़ कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो इनइक्वलिटीज होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर। ABC के किसी भी रियल वैल्यू के लिए आप ये इनइक्वलिटी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास है A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप और भी इनइक्वलिटीज़ हैं जिसको अभी हम लोग देखेंगे, यूज़ करेंगे। वो सभी इनइक्वलिटीज़ को यूज़ करके हम लोग रेंज कैलकुलेट करेंगे। इनइक्वलिटी देखेंगे अगर वेक्टर से रिलेटेड हो A डॉट B का, तो A डॉट B का रेंज क्या होगा। A अगर फाइंड करना हो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड, और मिनिमम वैल्यू का बात करें तो माइनस A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड। ये आपका रेंज हो गया A डॉट B का। इसी तरह से अगर A प्लस B वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड का बात करें तो मैक्सिमम हो जाएगा A का मैग्नीट्यूड प्लस B का मैग्नीट्यूड, और मिनिमम क्या हो जाएगा, माइनस मिनिमम हो जाएगा मॉडुलस ऑफ A का मैग्नीट्यूड
माइनस बी का मैग्नीट्यूड। और इसके बाद हम लोग अगर बात करें इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लिख सकते हैं Z1 प्लस माइनस Z2। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू यानी इसका रेंज पता करना हो तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। और इसका जो वैल्यू होगा वो मिनिमम क्या होगा, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का मॉड। यहाँ पे भी आप प्लस या माइनस कंसीडर कर सकते हैं। प्लस के लिए भी रेंज आपका इतना से इतना के बीच में होगा और मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का भी रेंज आपका मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना, यानी रेंज ये दोनों के बीच में होगा। तो इस तरीके से हम लोग रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ और भी इनइक्वलिटीज़ हैं। ये इनइक्वलिटी आप यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपके पास इसमें और भी इनइक्वलिटी दिखने को मिल जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और अगर बात करें हम लोग रूट अंडर एक्स का, तो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। एंड और यहाँ पे 0 कब होगा, जब ये नॉन निगेटिव होगा, यानी 0 के लिए 0 होगा। तो दिस इज फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। एंड e टू द पावर a टू द पावर x e टू द पावर x दीज आर ग्रेटर 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। तो ये सभी इनइक्वलिटीज़ का हेल्प ले सकते हैं हम लोग रेंज कैलकुलेशन में। तो चलिए अब देखते हैं कि रेंज का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। और इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग को रेंज का बहुत कुछ बता चुका हूँ। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी बताया था, जिसमें बेसिकली 2 टाइप का क्वेश्चंस सॉल्व कराया था। जिसमें फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था वो था पॉलिनोमियल का रेंज कैसे फाइंड करते हैं, और सेकंड टाइप जो मैंने आप लोगों को बताया था वो था ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड करते हैं। आज हम लोग देखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑन रेंज। तो मिसलेनियस क्वेश्चन में चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आज का होगा, रेंज कैलकुलेट करना है, फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का रेंज फाइंड करने के लिए कहा गया है। क्या तरीका होगा, क्या टेक्निक होगा जिससे इस फंक्शन का रेंज हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए बहुत इजीली हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका। यहाँ पे फर्स्ट हम लोग को क्या करना होता है, डोमेन फाइंड करना होता है। तो डोमेन के लिए क्या करना होगा, साइन फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब ये आपका रूट डिफाइन होगा। और रूट कब डिफाइन होगा, जब रूट के इन साइड वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। सो आप लोग कह सकते हैं कि पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिल जाएगा माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4। अनदर थिंग क्या होगा कि ये आपका रियल नंबर होना चाहिए। इसके लिए x का वैल्यू तो मिल चुका है, x का वैल्यू मिल गया है। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, ये एक कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन का रेंज निकालने के लिए पहले हम लोग इन साइड वाले का रेंज फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को मालूम है कि रूट का जो वैल्यू होता है, किसी भी रियल नंबर का, पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे, अगर वो 0 होगा तो ये मिनिमम 0 होगा, यानी कि इसका वैल्यू हम लोग को पता है कि 0 से ज़्यादा होगा, क्योंकि रूट ऑलवेज क्या होता है, 0 से ज़्यादा होता है या 0 होता है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। अब देख लेते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो मैक्सिमम कब होगा, सोचिए जब ये आपका जो वेरिएबल घट रहा है, यानी इसमें माइनस वाला टर्म सबसे कम होना चाहिए, यानी स्क्वायर है, ये स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। जब ये 0 होगा तब आपको क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगा। तो चलिए 0 पे ये हो जाएगा मैक्सिमम, और कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोगों को इस फंक्शन का रेंज मालूम हो चुका है। आप इसका रेंज निकालने के लिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, y इक्वल टू आपके पास है साइन अंडर रूट पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 0 से 45 के बीच में ये एक्सप्रेशन है, तो उस एक्सप्रेशन यानी कि वो क्या है, यहाँ पे एंगल है, इस तरह से इसको समझिए, साइन थीटा समझ लीजिए। y इक्वल टू कितना, साइन थीटा। तो ये आपका थीटा का वैल्यू मिल गया है। अब मालूम है कि थीटा का वैल्यू 0 से π/4 के बीच में, 0 से π/4 के बीच में अगर साइन का बात करें तो साइन एक ऐसा ग्राफ होता है, यानी साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। 0 से 45 के बीच में कैसा इंक्रीजिंग है, यानी अगर इसमें हम लोग साइन फंक्शन इम्पोज करेंगे इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 0, यहाँ साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन 45। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका y मिल गया और ये आपका 0 मिल गया और ये हो गया 1/√2। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू 0 to 1/√2। ये बहुत ही ईजी वे में हम लोग इस फंक्शन का रेंज फाइंड कर लिए हैं। डोमेन का अगर बात करें तो डोमेन यहाँ पे आपको मिल गया। तो यहाँ पे अगर डोमेन अगर फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो -π/4 टू +π/4 एंड रेंज यहाँ पे कितना आ गया, 0 to 1/√2। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस पे बेस्ड आपको मिल जाएगा, आप लोग खुद कर लीजिएगा। देखिए आप लोग कुछ फंक्शन दे देता हूँ, उसका डोमेन रेंज फाइंड कीजिएगा। फाइंड करना है रेंज, क्या यहाँ पे क्वेश्चन होगा। तो सेकंड क्वेश्चन y इक्वल टू आपको मिल गया है साइन अंडर रूट पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर। और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन y इक्वल टू मिल गया यहाँ पे कॉस अंडर रूट पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर। और चलिए थर्ड क्वेश्चन भी आप लोग को दे देता हूँ, कॉस पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सभी फंक्शंस का रेंज आप लोग खुद फाइंड करके देखिएगा, इससे आपका कंसेप्ट भी ठीक होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करूंगा, तो इसे नोट कर लें और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस ऑफ साइन x। तो फर्स्ट हम लोग को क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। तो फॉर डोमेन क्या हो जाएगा, फॉर डोमेन के लिए क्या करिएगा, आपको स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। सो कॉस ऑफ साइन x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो हियर आप कह सकते हैं कि साइन x का जो वैल्यू होगा वो आपका π/2 एंड मिनिमम -π/2 के बीच में होगा, क्योंकि कॉस फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, हियर -π/2 और यहाँ पे आपका +π/2 है। बट हम लोग जानते हैं कि साइन x का मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम -1 होता है। सो दोनों का कॉमन वैल्यू अगर लें तो क्या मिल जाएगा आपको, फाइनली साइन x का वैल्यू +1 -1 के बीच में होगा। और ये कह सकते हैं कि दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल x। तो यहाँ से आप x अगर निकालते हैं तो विच इज़ ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो डोमेन ऑफ फंक्शन इज़ रियल नंबर। बट हम लोग को क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना। सो हम लोग ऐसा करते हैं, लेट साइन x के जगह पे t एज्यूम कर लीजिएगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कॉस ऑफ t। अब हम लोग के पास मालूम है कि t का वैल्यू क्या है, सिंस t का यहाँ पे वैल्यू -1 से +1 के बीच में है। अब इस फंक्शन का हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है। चलिए इधर t को रख लेता हूँ और इधर y को रख लेता हूँ। और यहाँ पे देख रहे हैं -1 से +1 और ये आपका जस्ट 1 के बाद π/2 होगा और इसके जस्ट पहले -π/2 होगा। अगर हम लोग कॉस का ग्राफ बनाएं तो कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, π/2 पे 0 पे होता है +1। अब देख रहे हैं 1 पे कहाँ पे मिल रहा है आपको,
1 एंड -1 पे ये ग्राफ का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है। ये कितना हाइट मिलेगा, ये आपका हो जाएगा cos ऑफ 1, यानी इसका कोऑर्डिनेट होगा 1 cos 1। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अगर अब हम लोग cos इसमें अप्लाई करेंगे तो cos ऑफ t का मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगा -1 एंड +1 पे, जो कि क्या होगा cos 1 के बराबर होगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है, सॉरी 0 पे मिल रहा है, और कितना मिल रहा है 1। तो ये हो गया। अब इसमें आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर दीजिए, तो cos ऑफ 1 का स्क्वायर रूट, और ये आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ t, और इधर हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट, तो 1। तो y का वैल्यू आपका 1 और मिनिमम cos ऑफ 1 मिल गया। सो यहाँ से आप कह सकते हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल cos 1 से लेकर के कहाँ तक चला गया, 1 तक। तो इस तरीके से आप ऐसे फंक्शन का रेंज फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या करना है, कंपोजिट फंक्शन जब भी मिलेगा तो इन साइड वाले फंक्शन का फर्स्ट रेंज फाइंड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, उसी में आपको फंक्शन अप्लाई करना है। यहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना होता है कि इस इंटरवल में अब cos का वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा। तो -1 एंड +1 के बीच में cos का ग्राफ ऐसा होता है। -1 एंड +1 दोनों पे देख रहे हैं हम लोग को ग्राफ क्या है, यहाँ पे मिनिमम है। क्योंकि हम लोग को इसके जस्ट इधर ग्राफ नहीं सोचना है, क्योंकि डोमेन नहीं है, -1 से +1 के बीच में ही डोमेन है, और +1 के बाद भी आपको डोमेन नहीं है। सो आपका ग्राफ अगर देखा जाए तो ये फाइनली ग्राफ बनता है, और इस ग्राफ से आप लोग को पता चलता है कि इसका मिनिमम वैल्यू -1 +1 पे मिलता है cos 1, और मैक्सिमम +1 मिलता है। उसमें स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, ये आपका ग्राफ है y = cos ऑफ t का। सो आपका रेंज मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है y = cos ऑफ sin x प्लस sin इनवर्स प्लस sin इनवर्स 1 + x² 2x। इस फंक्शन का रेंज फाइंड करना चाहते हैं, और इसका रेंज क्या होगा। अगर समझ गए हैं तो कैलकुलेट करिए और देखिए कि किस तरह से इसको हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डोमेन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट डोमेन फाइंड करना है, तो फॉर डोमेन कैलकुलेशन यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए कि किस तरह से फर्स्ट आप जब डोमेन निकालिएगा तो आपको रेंज कैलकुलेट करना भी आ जाएगा, और रेंज भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे फंक्शन क्या है, cos ऑफ sin x। इसका डोमेन अभी इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ इसका डोमेन क्या होता है। तो आपका इसका डोमेन मिला था रियल नंबर। अब बात करते हैं इस फंक्शन का। तो ये देखिए साइन इनवर्स है, तो ये साइन इनवर्स कब डिफाइन होता है, यानी जब 1 + x² y 2x, यानी इनवर्स साइन इनवर्स के अंदर वाला जो टर्म होता है वो आपका -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। अब चलिए -1 to +1 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, mod ऑफ 1 + x² y 2x <= 1। अभी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + x², चूँकि यहाँ पे न्यूमरेटर ऑलवेज पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में आप मॉड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ मॉड हम लोग अप्लाई कर लिए, यहाँ से मॉड को हटा दिए क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। अभी आप ऐसा लिख सकते हैं 1 + x² को आप ऐसा भी लिख सकते हैं mod x का होल स्क्वायर, और इसको आप राइट साइड में कर सकते हैं, पॉजिटिव है, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। अभी आप उसको लेफ़्ट साइड में ले आइएगा तो क्या मिलेगा आप लोग को, +1 <= 0, और यहाँ से मिल जाएगा mod x - 1 का होल स्क्वायर <= 0। अभी जब उसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से पता चल रहा है हम लोग को कि mod ऑफ x² - 1
ये तो क्लियर है कि ये होल स्क्वायर है तो निगेटिव नहीं होगा। सो दिस कैन नेवर बी लेस देन 0। सो देयरफॉर कह सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। सो यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा कि मॉड एक्स का वैल्यू 1 होगा। सो आप कह सकते हैं कि x का वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 1 होगा। बट यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, डोमेन रियल नंबर, और इसका डोमेन ओनली 2 नंबर -1 एंड +1। सो दोनों का कॉमन वैल्यू क्या होगा, तो कॉमन वैल्यू यानी कि कॉमन वैल्यू ऑफ x, तो रियल और इसका कॉमन करेंगे तो ये कॉमन आएगा। सो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, केवल 2 नंबर आया -1 एंड +1। ए सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स -1 एंड +1 आर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। चलिए y का आप तो डोमेन निकाल चुके हैं, तो डोमेन में जब 2 एलिमेंट है, आप लोग को पता है कि रेंज किसको कहते हैं, x के कॉरिस्पॉन्डिंग y के वैल्यू, यानी डोमेन के कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन के वैल्यू को ही रेंज कहते हैं। सो यहाँ पे 2 वैल्यू है, इसलिए रेंज में भी 2 वैल्यू मिलेगा। सो y का भी 2 वैल्यू मिलेगा, तो y का वैल्यू -1 पे कितना हो जाता है देख लीजिए, एट x इक्वल टू -1 कॉस ऑफ साइन ऑफ -1 अंडर रूट प्लस साइन इनवर्स 1 + 1/2 इंटू -1। सो यहाँ से आपको मिल गया कितना, कैलकुलेशन कर लेते हैं तो मिल जा रहा है ये साइन 1 आपका कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो अंडर रूट कॉस ऑफ साइन 1 माइनस बाहर आएगा, फिर कॉस में माइनस रहने से फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे आ जाएगा -2/-2 यानी -1, तो साइन ऑफ -π/2 मिला। एट x इज इक्वल टू +1, y का वैल्यू क्या मिलेगा, कॉस ऑफ साइन ऑफ 1 प्लस साइन इनवर्स 1 + 1/2 इंटू 1। तो यार मिल गया आपको कॉस ऑफ साइन 1 प्लस हेयर π/2। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका रेंज क्या मिल रहा है, तो रेंज का 2 वैल्यू मिल रहा है। सो देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू सेट ऑफ ओनली 2 नंबर। फर्स्ट क्या है, कॉस साइन 1 माइनस π/2 एंड सेकंड कॉस साइन 1 प्लस π/2। इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन का रेंज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं और उसका रेंज निकालना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग के पास y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x² - 4x + 3। ये फंक्शन है और इसी का हम लोग रेंज फाइंड करना चाहते हैं। कितना, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x² - 4x + 3। इसका रेंज देखिए किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है। तो आज हम लोग ज़्यादा तक देख रहे हैं कि कंपोजिट फंक्शन का रेंज किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन ही रेंज में सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है, लेकिन इसको हम लोग बहुत ईजी वे में सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पे भी कंपोजिट फंक्शन है, तो इन साइड वाले फंक्शन का रेंज फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इसको एक न्यू फंक्शन y1 मान लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट इनवर्स y1 लेट वेयर y1 किसको अज्यूम किए हैं, x² - 4x + 3 को। इसी का डोमेन हम लोग फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन था फाइंड रेंज। अभी ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, आप लोगों को भी मालूम है कैसा एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। फर्स्ट क्या करना होता है, डोमेन फाइंड करना होता है। तो डोमेन चूँकि कॉस इनवर्स है तो ये आपका x के सभी वैल्यू के लिए ट्रू होता है। तो यहाँ पे डोमेन रियल नंबर है, कॉट में आपका x के ऑल वैल्यू के लिए चूँकि ये डिफाइंड होता है तो रियल नंबर डोमेन हो जाएगा। रेंज का बात करेंगे तो इस फंक्शन का रेंज हम लोग फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका अगर ग्राफ देखिएगा
तो आप देख सकते हैं ओपन अपवर्ड होगा तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है, y1 का मिनिमम वैल्यू क्या होता है -d/4a। तो यहाँ d कितना हो जाएगा, तो d कैलकुलेट कर लीजिएगा, b² - 4ac। b कितना है, b है 4, -4 का होल स्क्वायर 16 - 4, a का जगह पे 1 है और c की जगह पे 3। तो इस तरह से कितना आ रहा है, 4 आ जा रहा है। तो यहाँ रख देते हैं -4/4 × a का वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया, -1 आ गया। सो मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम। तो यहाँ मैक्सिमम x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू आप इन्फिनिटी रख सकते हैं। सो y1 का मैक्सिमम वैल्यू भी इन्फिनिटी होगा। इसका ग्राफ बना के आप देख सकते हैं, आप लोग को मिलेगा -1। और कहाँ पे ये मिल रहा है, तो एट x = -b/2a पे, -4/2a। तो इस तरह से 2 पे मिल रहा है, यानी कि आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। मिनिमम वैल्यू -1। तो ये ग्राफ है और ग्राफ से क्लियर है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगा। सो y1 का जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1 और मैक्सिमम वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो फर्स्ट हम लोग y1 का रेंज कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम लोग इसमें कॉट इनवर्स अप्लाई करेंगे और कॉट इनवर्स अप्लाई करने के बाद ओरिजिनल जो फंक्शन दिया गया उसका रेंज मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात करें कॉट इनवर्स का, तो कॉट इनवर्स कैसा फंक्शन होता है आप लोग देख सकते हैं। कॉट इनवर्स का ग्राफ अगर हम लोग बात करें तो कॉट इनवर्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं -1 to इन्फिनिटी, -1 to इन्फिनिटी के बीच में अगर कॉट इनवर्स का बात करें तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी जब कॉट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट इनवर्स -1 इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, लेस देन से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। यहाँ हो जाएगा कॉट इनवर्स y1 ग्रेटर देन कॉट इनवर्स इन्फिनिटी। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए जो इनइक्वलिटी का साइन दिख रहा है, यानी यहाँ लेस देन इक्वल टू दिख रहा है, बट यहाँ जैसे हम लोग कॉट इनवर्स अप्लाई किए तो इनइक्वलिटी चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि कॉट इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इनइक्वलिटी को चेंज करिएगा। यहाँ पे कॉट इनवर्स -1 का वैल्यू क्या होगा, तो ये आपका -1 पे प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा कॉट इनवर्स का, तो 0 और पाई के बीच में होता है। सो 3π/4 यानी 135 डिग्री। और ये कितना हो गया आपका y हो गया, और ये कॉट इनवर्स इन्फिनिटी, कॉट इनवर्स इन्फिनिटी कितना पे होगा, यानी tan इनवर्स 0 यानी 0 डिग्री। सो रेंज कितना मिल गया y का वैल्यू, यानी रेंज इक्वल टू हो गया आपका ओपन इंटरवल 0 to 3π/4 क्लोज इंटरवल। इस तरीके से आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट कंपोजिट फंक्शन अगर होगा तो उसके इन साइड वाले फंक्शन का, यानी फंक्शन के अंदर में जो फंक्शन होगा उस फंक्शन का हम लोग रेंज डिसाइड करेंगे। उसके बाद उसमें फंक्शन इम्पोज कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, आपका जो एक्चुअल फंक्शन होगा उसका रेंज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास y = साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का होल क्यूब। इस फंक्शन का रेंज फाइंड करना है, फाइंड रेंज। देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका रेंज फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लोग के पास जो फंक्शन है वो है y = साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का होल क्यूब।
तो फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूला पे इसको ब्रेक कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, और यहाँ पे -3ab यानी साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। चूँकि हम लोगों को मालूम है, सिंस आपको मालूम है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ऐसा हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू इसका, ये हो गया π/2 का होल क्यूब -3 साइन इनवर्स एक्स, और बात करें अगर कॉस इनवर्स का तो यहाँ पर आ गया कॉस इनवर्स एक्स, और ये हो गया π/2। फर्दर हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये हो गया π/8 माइनस ये हो गया 3π/2। साइन इनवर्स को भी चेंज कर लें, कितना हो जाएगा सेम फार्मूला से, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इंटू यहाँ हो गया कॉस इनवर्स एक्स, ये आ गया। अभी आप क्या करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स के जगह पे थीटा एज्यूम कर लीजिए या टी एज्यूम कर लीजिए, जैसी आपकी मर्जी। तो लेट यहाँ पे पुट कर देते हैं कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, देन y क्या हो जाएगा, देयर फोर y इक्वल टू π/8 माइनस 3π/2, और ये आपका आ गया π/2 माइनस थीटा इंटू थीटा। कुछ ऐसा रिज़ल्ट मिल रहा है। रिज़ल्ट में ये वेरिएबल है, उसको हम लोग एक न्यू फंक्शन ही एज्यूम कर लेते हैं, तो और भी इजीली बन जाएगा ये। तो इसको चलिए आप y1 एज्यूम कर लीजिए। y1 क्या है यहाँ पे, π/2 माइनस थीटा इंटू थीटा, यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे थीटा क्या है ये भी ज़रा समझिए। तो थीटा कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू है। कॉस इनवर्स एक्स आप लोग को मालूम होगा कि कॉस इनवर्स एक्स का मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम पाई होता है। ये कॉस इनवर्स एक्स के डेफिनेशन से लिया गया है, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। यानी यहाँ से मिल गया थीटा का वैल्यू 0 to पाई। अब देखिए थीटा एक पॉजिटिव रियल नंबर आपको मिल रहा है। थीटा एक पॉजिटिव रियल नंबर है, आप यहाँ से लिख सकते हैं π/2 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर, जो कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका ग्राफ बना के देख सकते हैं आप कैसा होगा। तो ग्राफ अगर बात करें, यहाँ पे ये थीटा है और ये y1 है, तो डिक्रीज ये ओपन डाउनवर्ड होगा और 0 एंड π/2 से पास करेगा। तो ये देखिए ऐसा ग्राफ आपको मिल रहा है। बट ये थीटा का जो वैल्यू वो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 के लेफ़्ट साइड में आपको ग्राफ को हटा देना है। तो ये आपका ग्राफ बन गया। ये ग्राफ आपको इस फंक्शन का हम लोग ग्राफ बना चुके हैं, π/2 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर। अब ग्राफ से क्लियर है कि मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है। तो ये देखिए π/4 पे मैक्सिमम मिल रहा है हम लोग। π/4 पे मैक्सिमम कितना मैक्सिमम मिल रहा है, तो ये y का मैक्सिमम वैल्यू यानी y1 का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है देखिएगा, y1 का मैक्सिमम वैल्यू। तो ये y1 का मैक्सिमम वैल्यू π/4 पे मिल जाएगा। तो π/2 π/4 माइनस π/4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया π² 8 माइनस π² 16, यानी आपको मिल जाएगा π² 16। ये वैल्यू मिला मैक्सिमम। मिनिमम देख रहे हैं कहाँ तक जा रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते जा रहा है, यानी मिनिमम -∞ की तरफ टेंड करेगा। सो y1 का यहाँ पे वैल्यू हम लोग को मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है π² 16 एंड मिनिमम मिल रहा है -∞ की तरफ टेंड करा। सो देखिए यहाँ पे इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकाल चुके हैं। अभी हम लोग को किसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, y का। यानी y अगर कैलकुलेट हो जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम y का वैल्यू मिल जाएगा,
सो इस फंक्शन का रेंज भी मिल जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे उसे बहुत ईजिली। यहाँ पे क्या है देखिए, y1 का वैल्यू। अब देखिए यहाँ से y मैक्सिमम कब होगा। देखिए y मैक्सिमम तभी होगा जब ये जो घट रहा है टर्म, यानी कि जो टर्म माइनस में है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, y1 का मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं y1 का मिनिमम वैल्यू कितना है, माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, y1 मिनिमम हो रहा है आपका माइनस इन्फिनिटी। सो यहाँ पे आपको माइनस इन्फिनिटी अगर आप रखते हैं, बट यहाँ पे एक और है रिज़ल्ट कि थीटा का वैल्यू मैक्सिमम, यानी थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पाई होगा। सो पाई पे ही इसको रोकना होगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे पाई पे हम लोग रोक देते हैं। तो पाई पे अगर आप यहाँ रोकते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जाके रुक जा रहा है फंक्शन, यानी ये माइनस इन्फिनिटी तक टेंड नहीं करेगा। तो पाई पे वैल्यू क्या मिला, ज़रा देख लीजिए इसमें पाई रख के। पाई पे वैल्यू मिल जाएगा मिनिमम। तो यहाँ से y का मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगा, फंक्शन में रख देते हैं π/2 इंटू पाई माइनस पाई स्क्वायर। सो यहाँ पे मिल रहा है π²/2। ये मिनिमम हो रहा है, यानी मिनिमम आपका माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा। कितना होगा मिनिमम, मिनिमम हो जाएगा -π²/2। सो अब यहाँ से हम लोग मैक्सिमम के लिए मिनिमम y1 का वैल्यू रखेंगे। तो π³ माइनस 3π/2, y1 का मिनिमम वैल्यू -π²/2 कितना आ गया देखिए, π³ प्लस 3π³/4। और यहाँ से मिल जाएगा आपका 7π³/8। 7π³ मिल गया। और y का मिनिमम कितना मिलेगा, तो π³ माइनस 3π/2। मिनिमम y का वैल्यू कब होगा, जब ये y1 का वैल्यू आपको मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कितना है, π²/16। यहाँ π²/16 पुट कर दीजिए तो आ गया π³ माइनस 3π³/32। तो यहाँ से आपका हो जाएगा π³/32। अब यहाँ से देखिए मिनिमम मिल गया, मैक्सिमम मिल गया। सो रेंज ऑफ फंक्शन क्या मिल गया, π³/32 टू 7π³/8। इस तरीके से आप ऐसे फंक्शन का रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फंक्शन का रेंज मिला। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और ये देखिए किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व किए। साइन इन्वर्स क्यूब प्लस कॉस इन्वर्स क्यूब को एक क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूला से ब्रेक किया गया। इसके बाद इसको हम लोग प्रोसीड करते गए और यहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स के जगह पे π/2 पुट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मिला। इसके लिए हमको सिंप्लीफिकेशन के लिए कॉस इन्वर्स एक्स को थीटा पुट कर दिया। थीटा पुट करने के बाद ऐसा एक्सप्रेशन मिला। इसको हम लोग एक न्यू एक्सप्रेशन y1 एज्यूम कर लिया। फिर y1 पे वर्क किया तो y1 का ग्राफ इस तरह का है। यहाँ से मिला इसका मैक्सिमम और मिनिमम पाई पे मिला, क्योंकि यहाँ पे डोमेन को क्या कर दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। 0 एंड पाई के बीच में रेस्ट्रिक्शन है। तो यह पाई पे देख रहे हैं मिनिमम मिल रहा है और π/4 पे मैक्सिमम। दोनों वैल्यू निकाल करके इस फंक्शन में रख करके y का मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट कर लिया, रेंज मिल जाता है। आई होप कि आप लोग रेंज कैलकुलेशन समझे होंगे। तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं रेंज कैलकुलेशन में। तो और भी मैं एक दो क्वेश्चंस आप लोग के लिए दे देता हूं, आप लोग खुद उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, होमवर्क है, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू log ऑफ √2, यहाँ पे है √3 sin x प्लस cos x। सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू
कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। थर्ड क्वेश्चन होगा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ √2 और यहाँ पे 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो ये क्वेश्चन है, इसका आप रेंज कैलकुलेट करने का कोशिश कीजिए और खुद से इसको सॉल्व कीजिए। आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आप लोग खूब मेहनत करें, पढ़ते रहें। बस यही आप लोग के लिए मेरे तरफ से दुआ रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।